ओके, तो सबसे पहले आई विल इंट्रोड्यूस यू विथ वेरिएबल्स। क्या मतलब होता है वेरिएबल्स का, या वेरिएबल का क्या मतलब होता है? कैन यू टेल मी? कोई बोलेगा? हेलो। नंबर्स मतलब जो कांस्टेंट नहीं होते। कांस्टेंट नहीं होते, दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और उसकी वैल्यू बदलती रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी वेरिएबल जो है वो बाउंडेड होता है किसी न किसी के टाइप ऑफ फंक्शन से। जैसे अगर तुम रियल लाइफ एग्जांपल लो, कि मैंने जैसे बोला तुम्हें कि एक मिनट, और धीरे 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 क्लास ले रहा हूँ मैं। तो जैसे मान लो कि एग्जांपल लो कि जैसे तुम्हारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है ना, एंड यू हैव टू गो टू बाई स्वीट्स। तो स्वीट्स जो आपको खरीदना है वो ऐसे खरीदना है कि मतलब आपके पेरेंट्स ने बोला कि आप 5 तो फिक्स है कि 5 तो लेके आना ही है, प्लस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गेस्ट, है ना। जैसे मान लो कि 6 गेस्ट है तो 12 स्वीट्स, मतलब फॉर ईच गेस्ट यू हैव टू ब्रिंग 2 स्वीट्स। तो इसको 5 + 2x लिखेंगे, और ये इसी को हम y लिखते हैं। तो y इज नंबर ऑफ स्वीट्स, है ना, नंबर ऑफ स्वीट्स, और x इज योर नंबर ऑफ गेस्ट। तो ऐसे करके ये बाउंडेड होता है, मतलब ये नंबर ऑफ स्वीट्स है, ये भी वेरिएबल है, और नंबर ऑफ गेस्ट ये भी वेरिएबल है, बट दीज टू आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसीलिए इस केस में इसको हम बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ गेस्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है या वो अपने हिसाब से आएंगे, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और y जो है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि जो एक बार y के रिस्पेक्ट में हमने बोला तो y, इसको हम रिवर्स करके x के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं व्हेन देयर इज अ नीड। अगर नीड है तो उसको कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू y माइनस 5/2। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो इस केस में एक्चुअली हम x को y के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जनरली रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा कुछ होता है। तो ऑल्दो मतलब ये तो वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात हुई, बट चूंकि रियल लाइफ अभी हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, बेसिकली इनिशियल डेज और जब अभी प्रिपरेशन के टाइम में आपको मैथमेटिकल सिचुएशन सब आइडेंटिफाई करनी होती है। तो हम अगर सिंगल वेरिएबल की बात करें, ठीक है, मतलब सिंगल वेरिएबल पे बेस्ड अगर कोई फंक्शन है, जैसे हम बोलते हैं y इज इक्वल टू 2x + 5, उसी को मैंने उल्टा लिख दिया कि 5 + 2x है, तो इसको ये कर दिया। इसमें तुम ध्यान दोगे कि y जो है ना, इसको कई बार f(x) भी लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x, मतलब x की वैल्यू से f(x) कैसे निकलेगा। तो f(x) ये है यहाँ, इस पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। f(x) इज बेसिकली फंक्शन है, फंक्शन बिटवीन x to y और y to x। ठीक है, कि हाउ डू यू फाइंड y, है ना, व्हेन x इज गिवन। तो वो उसका एक इक्वेशन सा बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 2x + 5 बना, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो f(x) और y बेसिकली ये सेम थिंग है। ठीक है, तो इस जगह पे तुमने क्या देखा है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, है ना, वो सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ स्वीट्स केवल नंबर ऑफ गेस्ट पे डिपेंड करेगा, सिंगल वेरिएबल है, एंड it has first order, it has first order। ठीक है, जरा सा 1 मिनट होल्ड करोगे तुम लोग।
हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि ये सिंगल वेरिएबल और फर्स्ट ऑर्डर पे है। तो अभी क्या है कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि जैसे मान लो कि इसमें ऐसा अगर दिया है कि फंक्शन से अगर इक्वेशन बनाता हूँ मैं, तो इफ आई आस्क 2x plus 5 is equal to 11, तो ये इसको हम बोलते हैं एक इक्वेशन। ठीक है, इसमें तुम ध्यान दोगे कि एक वेरिएबल है एंड इक्वलिटी है यहाँ पे, इसलिए इक्वेशन बोलते हैं। इक्वलिटी है, सिंगल वेरिएबल है, तो ये बेसिकली अपने आप में क्या है, मतलब व्हाट इट इज आस्किंग, ये एक्चुअली कि अपने आप में क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, for what value of x this equation satisfies। ठीक है, तो तुम इसको सॉल्व करने आता है सबको, एवरीवन यहाँ पे जो भी है, अस्तित्व तो खुशी। हाँ, तो बेसिकली जब ऐसा है तो ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, इट्स इनबिल्ट क्वेश्चन कि 2x plus 5 is equal to 11 है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए 2x plus 5 is equal to 11 लिखते हो पहले, फिर 2x is equal to 11 minus 5 लिखते हो, और फिर x is equal to 6/2 लिखोगे, तो ये आ गया आपका 3। यानी कि देयर विल बी वन यूनिक वैल्यू ऑफ मतलब वन यूनिक वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आपका क्रिएट होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन क्रिएट होता है। इसी से हम मतलब कभी कभी यही फंक्शन कैन बी रिटन एज इन इक्वेशंस ऑल्सो, है ना, इन इक्वेशन। तुमको बस यही समझना है कि इन इक्वेशन में कहीं इक्वलिटी नहीं होती है, अभी सिंगल वेरिएबल की ही हम बात कर रहे हैं। तो 2x plus 5 शुड बी ग्रेटर देन 11, अगर हम ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो ये भी इन इक्वेशन है, इट हैज अ इनबिल्ट क्वेश्चन इन इट व्हिच सेज कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ x। यहाँ देखो, यहाँ यूनिक वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे व्हाट विल बी द रेंज, क्योंकि ऐसे कई सारी वैल्यू होंगी। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ x which satisfies this inequation, satisfies this inequation। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस क्योंकि सर। ऐसा तो है नहीं ना कि एक ही x होगा। यहाँ पे तुम अगर 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, 3.5 रख दो, एवरीथिंग विल सेटिस्फाई दिस। तो इसको भी जब हम सॉल्व करते हैं, तो जैसे यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आया, यहाँ पे यू कैन गेट और यू विल गेट अ रेंज। कैसे रेंज मिलेगा, तुम देखो, इसको भी सॉल्व करने के लिए वैसे ही करते हैं जैसे इक्वेशन में करते हैं। 2x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा और x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एनीथिंग, एनी वैल्यू ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 3 विल सेटिस्फाई दिस। तो अब यहाँ पे आती है बात कि हाउ टू रिप्रेजेंट इट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर तुम, हम इस आंसर को ऐसे तो लिख ही सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है। रिप्रेजेंटेशन अब हम पढ़ेंगे तुम्हारे साथ। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये वैल्यू 3 से शुरू होके इट विल गो टिल इंफिनिटी। तो एक तरीका तो ये है। अच्छा, अभी अगर मैं जस्ट टू टेल यू, जैसे ये यहाँ पे है क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू लेनी है। अगर ये 3 के इक्वल होता है, जैसे अगर मान लो कि ऐसा रहता है कि 3, जैसे x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होती, तो उस केस में हम लिखते हैं क्लोज ब्रैकेट से 3 टू इंफिनिटी।
ये क्लोज बताता है कि 3 की वैल्यू लेनी है, और ये ओपन बताता है कि 3 की वैल्यू छोड़ के उससे बड़ी लेनी है। मतलब 3.01 ले सकते हो, बट यू कैन नॉट टेक 3। ये जो क्लोज ब्रैकेट, इसको क्लोज बोलते हैं, इसका मतलब हुआ 3 की वैल्यू लेनी है। तो अगर ऐसा आंसर होता तो हम ये लिखते हैं, बट ऐसा चूंकि आंसर है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इन्फिनिटी के बराबर कुछ नहीं होता, तो जब भी कोई इन्फिनिटी है तो वील ऑलवेज राइट इट इन ओपन ब्रैकेट, उसमें क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मतलब एक एक फर्दर एग्जांपल ले लेते हैं। और एक तो तुम्हारा ये भी तरीका है लिखने का कि 3 से बड़ा x और छोटा है इन्फिनिटी से, एक ये भी तरीका है लिखने का। ठीक है, और एक ये भी तरीका है लिखने का। ठीक है, तो अब इसी रिप्रेजेंटेशन में जैसे मान लो कि कभी ऐसा आ जाए तुम्हारी वैल्यू, है ना, एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अभी कर देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो कभी तुम्हारी ऐसी वैल्यू इक्वेशन आ जाए कि 4 से बड़ा या बराबर है x, बट इट इज लेस देन 29। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्लोज ब्रैकेट से 4 स्टार्ट होगा क्योंकि 4 के बराबर भी रख सकते हैं, और फिर 29 लिख के हम इसको ओपन ब्रैकेट करते हैं क्योंकि 29 के बराबर नहीं हो सकता। सो नाउ यू अंडरस्टैंड क्लोज और ओपन ब्रैकेट का मतलब। यस सर। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो रेंज x के आए, जैसे मान लो ऐसा आ सकता है कि -15 से बड़ा या बराबर है x, और इक्वल और मतलब बड़ा और छोटा है -2 से। एक तो ये रेंज सेटिस्फाई करेगा, एंड ऐसा रहे कि 3 से बड़ा है x और लेस देन इक्वल टू 21। तो जब अगर ऐसा दोनों दिया रहा है तो दोनों रेंज को रिप्रेजेंट कर दो। ये क्लोज ब्रैकेट से शुरू होगा -15, और ओपन ब्रैकेट पे होगा -2, और यूनियन मतलब इसके साथ ये भी लेना है, ओपन ब्रैकेट से 3 और क्लोज ब्रैकेट से 21। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो भी आंसर आए उसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अभी जो यहाँ पे हमने दो चीजें बात की, ये दोनों जो है ये दीज बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर वन वेरिएबल की बजाय वन वेरिएबल। ठीक है, तो अब तुम समझ गए कि इक्वेशन है और इनइक्वालिटीज है। जो इक्वेशन तो आपको कई बार अपने लाइफ में मिलता ही होगा करते करते। अब आता है कि जब हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर टू वेरिएबल की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर टू वेरिएबल। तो अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं तो व्हाट इज द अंडरनीथ क्वेश्चन। हर इक्वेशन इन इक्वेशन के अंदर में एक अंडरनीथ क्वेश्चन होता है, मतलब कि वो कुछ पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, बोलो अंडरनीथ क्वेश्चन क्या है। या ये क्या सजेस्ट करता है, मतलब जैसे मान लो अगर हम यहाँ जीरो दोनों की रखते हैं। वैल्यू। अब एक मिनट, अगर x जीरो रखते हैं, ठीक है, x और y, x अगर जीरो रखते हैं तो y कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4। है ना। x अगर 1 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, 10/3, 10/3। है ना। x को अगर हम 2 रखेंगे, है ना, या x को अगर हम 3 मतलब जो भी रख लें, 2 रख लें 3 रख लें, फॉर एवरी x देयर इज अ y का वैल्यू। x को अगर हम 2 रखेंगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा 8/3, x को 3 रखेंगे तो वो आ जाएगा 2। तो ऐसे देखो कि ये पेयर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
है ना, दीज आर द पेयर्स, हमेशा एक एक्स के साथ एक वाई है जो इसको सेटिस्फाई करता है। सो दीज पेयर ऑफ एक्स वाई एक्चुअली सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो ये जो पूरा इक्वेशन है ये सिंगल और यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कुछ भी आप एक्स ले लोगे देयर विल बी वाई फॉर दैट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऑल द इनफाइनाइट पेयर्स infinite pair which satisfies this। ठीक है, ये इसका कहना हुआ। तो अब इसमें क्या होता है कि चूंकि ये एक्स वाई में तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, तो अब यहाँ पे एक हमें ना विजुलाइज करना पड़ेगा। विजुलाइज दिस ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन तुम लोग को पता होगा, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है कि एक्स और वाई एक्सिस होता है हमारा, और एक्स पे भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर देते हैं, और वाई पे भी 1 2 3, ये पॉजिटिव वाला हुआ 1 2 3 4 ऐसा नंबर लाइन की तरह ये। और इधर अगर हम जाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, -1 -2 -3, और इधर जाएंगे तो वाई नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ये। तो अगर तुम कोई भी दो पॉइंट यहाँ से उठा लो, जैसे ये 0 4 उठा लो और 2 3 उठा लो, या फिर y को एक बार 0 रख के देखोगे तो x आ जाएगा तुम्हारा कितना, 6। तो x आ जाएगा वैल्यू 6। तो अगर हम मान लो ये दोनों पॉइंट को उठा के, ये दोनों पॉइंट को उठा के यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो एक तो तुम्हारा y अगर 0 है तो x 6 है, यहाँ पे है ये पॉइंट, और एक बार तुम्हारा x 0 है तो y 4 है, वो तुम्हारा यहाँ पे है पॉइंट। तो अगर हम इसको मिला दें और इस लाइन को ऐसे करते हैं, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा ना, तुम देखोगे कि वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे 3 और 2 है ना, तो ये 3 है और ये 2 है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ है 3 और 2। ये है 1 और 10/3, तो 1 अगर यहाँ है तो ये वाला जो ठीक इसके यहाँ पे होगा वो तुम्हारा 10/3 होगा। ठीक है, इसको हम पूरा लिखते हैं ऐसे 1 and 10/3। पहला नंबर होता है x का कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो होता है वो y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो तुम ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स, जैसे कोई भी x लोगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग y, जैसे -3 लोगे तो उसका y यहाँ है, और वो इसी स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगा। तो एक तो हुआ कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। एंड सेकंड थिंग इज कि वो इनफाइनाइट तो है बट स्टिल लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन ओनली। तो ऐसे चीजों को ना लिमिटेड इन्फिनिटी हम बोलते हैं। हालांकि तुमको ये टर्म जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ही बोलता हूँ ऐसा। मतलब इनफाइनाइट है लेकिन ऐसा नहीं कि एब्सर्ड है ना, ये इनफाइनाइट है बट इट इज लाइंग ऑन दिस लाइन ओनली। ठीक है, ये इस लाइन पे ही है। तो इसको हम लोग कोई भी अगर फर्स्ट ऑर्डर के दो वेरिएबल का इक्वेशन हो तो वो स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट हो सकता है, जैसे हमने यहाँ किया। किसी को भी तुम स्ट्रेट लाइन में बता सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि कभी मैंने ऐसा तुम्हें बोला कि दो इक्वेशन दे दिए, टू इक्वेशंस अगर हमारा है, टू इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल एंड फर्स्ट ऑर्डर ओनली। अभी हम सारा फर्स्ट ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर ओनली। ठीक है, तो जैसे दो इक्वेशन अगर ले लेते हैं, जैसे एक हमने ले लिया 2x + 3y = 6, और एक हमने ले लिया 1x + 2y = 8। तो अब तुम देखो इसमें क्या है कि ये दो इक्वेशन है।
अब व्हाट इज द अंडरनीथ मीनिंग ऑफ दीज टू इक्वेशन, कि कोई एक ऐसा मतलब पेयर ऑफ एक्स वाई, पेयर ऑफ एक्स एंड वाई which satisfies both, पहले एक की बात हो रही थी, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर तुम इसको लाइन वाले चीज से भी देखोगे ना, तो जैसे देखोगे क्या कि जैसे एक लाइन तो हमारा वो था 2x+3 वाला, है ना, जो हमने तुमको यहाँ पे बनाया था। ऊपर क्या दिया था, 12 दिया था क्या? अच्छा 12 भी रखते हैं, ठीक है, तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक तो मेरा लाइन ये था, और एक लाइन होगा हमारा कि जब x 0 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा, ऊपर भी 4 ही था क्या? हाँ, और x y 0 रखेंगे तो x 8 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे, यानी ये वाला जो लाइन है वो ऐसे गया। तो तुम देखेगा कि ये दोनों लाइन जो है ना एक ही पॉइंट पे कटता है, विच इज 0 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो पेयर है वो यूनिक आएगा, क्योंकि दो डिफरेंट लाइन है, यूनिक पेयर होगा, यानी एक ही सोल्यूशन होगा विच इज 0 4। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ा सा कैच है कि मान लो कि दो लाइन ऐसे हैं, दो लाइन मतलब हम अभी दो इक्वेशन बता रहे हैं कि दो इक्वेशन होना चाहिए हमारे पास to understand this. If there are two equation in such way, second. हाँ, तो दो इक्वेशन हमने ऐसा ले लिया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x+3y इज इक्वल टू 6 और 2x+3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है कि जैसे x और y का कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट अलग है। जब आप इसको ड्रॉ करोगे यू विल फाइंड कि एक लाइन तो ऐसे गया और एक लाइन ऐसे जाएगा, तो ये दोनों ना पैरेलल हो जाएंगे। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो पैरेलल हो जाएंगे, तो ये तो कभी क्रॉस करेगा ही नहीं, नो इंटरसेक्शन। यानी कि ऐसे केसेस में है ना, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो हम इसमें बस ये भी तुम्हें ध्यान रखना होगा कि जरूरी नहीं है कि ये सेम ही रहे, कभी ऐसा भी रहेगा कि मान लो 2x+3y इज इक्वल टू 6 है और मैंने लिख, हाँ 4x+6y इज इक्वल टू 24 है, मान लो ये दो इक्वेशन है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ x है, लेकिन हम इसको रिड्यूस करके अगर देखें, हाफ से डिवाइड करते 24 क्या इसको ले लेते हैं, मान लो कि 28 ले लेते हैं। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये भी तो 2x+3y हो जाएगा ना, 14। तो ये जब भी कोफिशिएंट अगर सेम हो गया, तो अगर आप इसको ड्रॉ करने जाओगे तो ये हमेशा पैरेलल होगा, और ऐसे केस में देयर इज नो सॉल्यूशन, कहीं पे क्रॉस कर ही नहीं रहा है। नो एक्स वाई कैन एक्चुअली सेटिस्फाई बोथ, क्योंकि देखो ये ऐसे भी तो इम्पॉसिबल है ना कि एक्स वाई का अगर यूनिक वैल्यू लोगे तो 2x+3y अगर 6 आ गया तो 2x+3y 14 तो कभी आ ही नहीं सकता, ये ऐसे भी इम्पॉसिबल है ना। तो अब तुम्हें ये भी समझना है कि अगर तुम्हें कभी आइडेंटिफाई करना हो, जैसे मान लो दो इक्वेशन दिया हुआ है a1x + b1y इज इक्वल टू c1 है, और दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y इज इक्वल टू c2। तुम्हें पता है कि अगर ये कॉमन मल्टीप्लिकेशन है, जैसे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई था, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई था, तो 4 और 6 था, तो हमने 2 से डिवाइड किया था। तो इसमें हम ऐसा लिखेंगे कि इफ a1/a2 is not equal to b1/b2,
तब तो अलग लाइन होता, तब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। लेकिन अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, मतलब जितने से भी मल्टीप्लाई हुआ उतने से डिवाइड कर देंगे तो सेम हो जाएगा, a1 a2 के बराबर हो जाएगा b1 a2 b2। तो ये है कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो मैं तुम्हें जानबूझ के लाइन में भी दिखा रहा हूँ कि क्यों नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर मैंने अलजेब्रा के तौर पे भी दिखाया कि क्यों ऐसा है। और अगर इसका एक और तरीका होता है कि अगर तीनों ही सेम होते हैं, मतलब कॉमन मल्टीपल होते हैं, जैसे मान लो कि 2x + 3y = 6 है, और यहाँ मैंने रख दिया 4x + 6y = 12। तो ये क्या हुआ कि इसी इक्वेशन का ये मल्टीप्लिकेशन है। अल्टीमेटली अगर इसको रिड्यूस करें तो आई विल गेट सेम इक्वेशन। तो हुआ क्या कि ये दोनों जो है वो सेम हो गया, मतलब कि अगर देखा जाए आइडियली तो ये दोनों लाइन जो है वो सेम ही हो गए। तो अगर दोनों लाइन अगर सेम है गए हो गए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स ऑफ लाइन 1 विल बी ऑन लाइन 2 आल्सो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो अगर दो इक्वेशन है दो वेरिएबल का, तो तीन ही कंडीशन होगा। हाँ, इसको पहले अलजेब्रा से भी लिख लेते हैं कि जैसे a1x + b1y = c1 है, एंड a2x + b2y = c2 है। और इफ कॉमन मल्टीपल है सबका, जैसे a1 अगर डबल हुआ था यहाँ पे तो a2 भी डबल हुआ था, b2 भी डबल हुआ था, फिर c2 भी डबल हुआ था। तो अगर ये है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब तुम ये जान गए कि अगर दो इक्वेशन है दो वेरिएबल का, है ना, विच इज ax + by = c और px + py = r, तो तीन ही चीज एग्जिस्ट करेगा, या तो यूनिक पेयर और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक पेयर ऑफ एक्स वाई जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वो तब होगा जब दो डिफरेंट लाइन आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्रॉस कर रहे होंगे, जैसे ये वाला, है ना। या दूसरा कंडीशन होगा नो सॉल्यूशन, वो कब होगा? जब पैरेलल होंगे लाइन। और तीसरा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब वो कॉन्साइड कर रहे होंगे। ठीक है, वो जब कॉन्साइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये आप उसको वो करते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा और भी चीजें हैं पढ़ने को, जो कि कोऑर्डिनेट थोड़ा मिला के चलेंगे। बट राइट नाउ दिस इज, तुमको इतना ही पढ़ना है अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। आई हैड टोल्ड यू स्टडी कि थोड़ा बेसिक रखेंगे हम इसको।